गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10th हिंदी में सेपरेट काव्य और गद्य से सेपरेट मैं आज आपको पढ़ाऊंगी क्वेश्चन आंसर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वह मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको एक एक करके लिख लेंगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा। किस तरीके से एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन वह मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है, श्रीकंठ ने कौन सी अंग्रेजी डिग्री किस प्रकार की हासिल की थी? श्रीकंठ ने कौन सी अंग्रेजी डिग्री किस प्रकार से हासिल की थी? यह किस लेसन का है? बड़े घर की बेटी से है। तो अब इसमें देखो, आप इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़े हैं, आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम होना चाहिए, लेकिन इसको लिखना है कैसे? तो श्रीकंठ सिंह ने कौन सी अंग्रेजी की डिग्री? तो श्रीकंठ सिंह ने बीए की डिग्री हासिल की थी। श्रीकंठ सिंह बीए की डिग्री हासिल की थी। इस अंग्रेजी डिग्री को हासिल करने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। इस अंग्रेजी डिग्री को हासिल करने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। इससे उनका शरीर दुर्बल और चेहरा कांतिहीन बन गया था। ये किस प्रकार का आंसर हो जाएगा? ठीक है। तो अब उसके पहला प्रश्न क्या हो गया कि श्रीकंठ सिंह ने किसकी डिग्री किस प्रकार से प्राप्त की थी? तो श्रीकंठ सिंह ने अंग्रेजी की, तो श्रीकंठ सिंह ने बीए की डिग्री हासिल की थी। इस अंग्रेजी डिग्री को हासिल करने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया था, जिससे उनका शरीर दुर्बल एवं कांतिहीन बन गया था। ओके, अब ये समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। इतना ही इसका जवाब होना चाहिए, गद्यांश नहीं आएगा। केवल ऐसे 4 लेसन आपको है तो 4 लेसन से एक एक क्वेश्चन आएंगे। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है कि पहले ग्राहकों का स्वागत क्यों होता था? पहले ग्राहकों का स्वागत क्यों होता था? ये किस लेसन का है? भीड़ में खोया आदमी। किस शीर्षक से है? भीड़ में खोया आदमी। लेकिन पहले पेपर आता था तो उसमें लेसन का नीचे नंबर दिया रहता था, लेसन का वो शीर्षक का नाम दिया रहता था और गद्यांश की लाइन दी रहती थी। ये चीज़ें अब नहीं रहेंगी, नहीं शीर्षक का नाम रहेगा, नहीं गद्यांश रहेगा, ऐसे केवल क्वेश्चन रहेंगे। तो अब है पहले ग्राहकों का स्वागत क्यों होता था। लेकिन आपको पढ़ने के साथ ही पता हो जाना चाहिए कि यह भीड़ में खोया आदमी से लिया गया है। जब आप लेसन को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो वो क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। सो इसका आंसर होगा पहले ग्राहकों का स्वागत होता था क्योंकि ग्राहकों की संख्या कम होती थी। क्योंकि ग्राहकों की संख्या कम थी और आजकल ग्राहक इतने बढ़ गए हैं कि दुकानदारों को कुछ ग्राहकों को कम या अधिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सो क्वेश्चन है, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि पहले ग्राहकों का स्वागत क्यों होता था। सो आंसर लिखेंगे कि पहले ग्राहकों का स्वागत होता था क्योंकि पहले ग्राहकों की संख्या कम होती थी। अब ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है, दुकानदारों को कुछ ग्राहकों के कम या अधिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ग्राहकों का स्वागत नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। अब है थर्ड क्वेश्चन। 2 लेसन से हो गया ये क्वेश्चन, जबकि है ये एक प्रश्न के अंतर्गत। जैसे पहले आता था कि एक गद्यांश दे करके उसमें उस गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न होते थे। अब उस तरीके का नहीं रहेगा, गद्यांश की लाइन नहीं रहेगी, लेकिन 4 प्रश्न आएगा। एक प्रश्न में 4 प्रश्न होगा, लेकिन वह 4 प्रश्न 4 लेसन से होगा।
अब 2 लेसन का हो गया। तीसरा प्रश्न है, बूढ़ा सियार रंगे सियारों में से कौन सा काम करवाना चाहता था? बूढ़ा सियार रंगे सियारों से कौन सा काम करवाना चाहता था? अब ये किस लेसन का हो गया? भेड़ और भेड़िए। भेड़ और भेड़िए शीर्षक का नाम है, भेड़ और भेड़िए, उसी में है ये लाइन। तो उस पर है क्वेश्चन कि बूढ़ा सियार रंगे सियारों से कौन सा काम करवाना चाहता था? तो बूढ़ा सियार रंगे सियारों से भेड़िए के पक्ष में चुनाव प्रचार का काम कराना चाहता था। क्या कराना चाहता था? तो बूढ़ा सियार रंगे सियारों से भेड़िए के पक्ष में चुनाव प्रसार का काम कराना चाहता था। अब है पीले रंग से रंगा सियार विद्वान विचारक। ये हमेशा ध्यान रहे, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पीला रंग वाला सियार क्या करता था, नीला वाला क्या करता था। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, पीले रंग का सियार विद्वान और विचारक, लेखक और कवि की भूमिका में था। पीले रंग का जो सियार था वह विद्वान, विचारक, लेखक और कवि के रूप में था, की भूमिका निभाने वाले रूप में था। तथा नीला सियार, दूसरा क्या था? नीला सियार नेता और पत्रकार बनकर चुनाव प्रसार में शामिल हुआ था। दूसरा जो नीला सियार था वह नेता और पत्रकार बनकर के चुनाव में शामिल हुआ था। हरे रंग का सियार धर्मगुरु बनकर मतदाताओं को भेड़िए के पक्ष में लुभाने का कार्य करता था। जो हरे वाला सियार था वह धर्मगुरु बनकर के किसको लुभाने का काम करता था? तो मतदाताओं को लुभाने का काम करता था। मतदाताओं के किसके पक्ष में? तो भेड़िए के पक्ष में। फिर से इस क्वेश्चन का आंसर सुनो। क्वेश्चन है, बूढ़ा सियार बूढ़ा सियार रंगे सियारों से, एक का नहीं पूछ रहा है, रंगे सियारों से कौन सा काम करवाना चाहता था? सो इसका आंसर हो जाएगा कि बूढ़ा सियार रंगे सियारों से भेड़िए के पक्ष में चुनाव प्रसार का काम करवाना चाहता था। अब लिखेंगे, पीले रंग का सियार विद्वान, विचारक, लेखक और कवि की भूमिका में था। और पीले रंग का तो ये पहला था। दूसरा है नीले रंग का सियार। नीले रंग का सियार पत्रकार और नेता बनकर के चुनाव प्रसार का काम करता था। और हरे रंग का सियार धर्मगुरु बनकर मतदाताओं को भेड़िए के पक्ष में लुभाने का काम कर रहा था। यानी 3 लेसन का ये 3 प्रश्न हो गया, इसका उत्तर भी आपको पता हो गया। अब है चौथा प्रश्न। वह क्या है कि चित्रा के लिए कौन सी घटना महत्व नहीं रखती थी और क्यों? यह किस लेसन का है? लास्ट लेसन, 2 कलाकार। पाठ का शीर्षक का नाम क्या है? 2 कलाकार। इसमें है कि चित्रा के लिए कौन सी घटना महत्व नहीं रखती थी। अब इसका आंसर हो जाएगा, जिस घटना में चित्र के लिए कोई आइडिया या विचार नहीं होता था। जिस घटना में चित्र के लिए कोई आइडिया या कोई विचार नहीं बन पाता था, वह घटना चित्रा के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। ठीक है। अब है इसका कारण क्या था, यानी क्यों मायने नहीं रखती थी? तो इसका कारण यह था कि चित्रा हमेशा अपनी कला और उस कला को निखार कर दुनिया में प्रसिद्धि पाने के ख्यालों में डूबी रहती थी। चित्रा हमेशा अपनी कला और उस कला को निखार कर दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करने में लगी रहती थी। अब इस प्रश्न को एक बार दोबारा सुनेंगे। चित्रा के लिए कौन सी घटना महत्व नहीं रखती थी और क्यों? नहीं रखती थी और क्यों?
तो इस घटना में चित्रा जो पूछ रहा है कि चित्रा के लिए कौन सी घटना महत्व नहीं रखती थी और क्यों। तो जिस घटना में चित्रा को चित्र बनाने का कोई आइडिया या विचार नहीं बन पाता था, वह घटना उसके किसी महत्व, उस घटना को वह महत्व नहीं देती थी। इसका कारण यह था कि चित्रा अपनी कला में एवं कला को निखार कर दुनिया में प्रसिद्धि पाने के ख्यालों में डूबी रहती थी। क्यों महत्व नहीं रखती थी? एक तो आइडिया नहीं मिलता था, और क्योंकि वह अपनी कला और कला को निखार कर दुनिया में प्रसिद्धि पाने के ख्यालों में डूबी रहती थी। अब ये आपका एक प्रश्न हुआ। एक प्रश्न के अंतर्गत 4 लेसन से 4 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब हम आपको 4 लेसन से एक प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्नों का उत्तर हमने आपको बताया। अब हम आपको पद्य से बताएंगे। अब उसमें क्या होगा, ऑप्शन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन रहेगा पद्य से, गद्य से, साहित्य सागर के गद्य से, और दूसरा रहेगा साहित्य सागर के पद्य से, और ये आपको करना ही करना रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। तो गद्य से 4 लेसन से अभी हमने जो 4 प्रश्न बताया, बहुत सारे प्रश्न बताएंगे हम आपको, लेकिन अभी जो 4 प्रश्न बताए उसका उत्तर भी मैं बताई, यह गद्य से हो गया। अब मैं आपको साहित्य सागर के पद्य से चारों लेसन से एक जो क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो बता रही हूँ। अब देखो इसमें क्या है, कवि कब तक रुकना नहीं चाहता। प्रश्न है, कवि कब तक रुकना नहीं चाहता। उसी में है, चलना हमारा काम है, कविता के आधार पर बताइए। कवि कब तक रुकना नहीं चाहता, चलना हमारा काम है, इस कविता के आधार पर बताइए। लास्ट लेसन का यह भी है, चलना हमारा काम है, शीर्षक का नाम है। अब इसका आंसर देखेंगे, कवि को जब तक मंजिल मिल नहीं जाती, कवि को जब तक मंजिल यानी लक्ष्य मिल नहीं जाती तब तक, यानी कवि को जब तक अपना मंजिल नहीं मिल जाती, जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह रुकेगा नहीं, उसे रुकना नहीं है, चलते ही रहना है। यानी कवि यह चाहता है कि कवि कब तक रुकना नहीं चाहता, चलना हमारा काम है, कविता के आधार पर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कवि को जब तक मंजिल मिल नहीं जाती, जब तक लक्ष्य मिल नहीं जाता, यानी प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह रुकना नहीं चाहता। इतना ही इसका आंसर होगा, बहुत बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब दूसरा प्रश्न है कि विभीषण को संकोच पूर्वक राम ने क्या और क्यों दिया। विभीषण को संकोच पूर्वक राम ने क्या और क्यों दिया, ये विनय के पद से है, ये काव्य से विनय के पद से है, लेसन 7 से है। अब इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा कि राम ने विभीषण को अत्यंत संकोच पूर्वक, राम ने विभीषण को अत्यंत संकोच पूर्वक रावण की मृत्यु के बाद लंका का अधिपति बनाया। राम ने विभीषण को अत्यंत संकोच पूर्वक रावण की मृत्यु के बाद लंका का अधिपति बनाया, यानी लंका का अधिपति मीन्स राजा या मालिक बनाया। साथ ही कभी न खत्म होने वाली, साथ ही कभी न खत्म होने वाली संपदा प्रदान की, यानी उन्होंने जो संपत्ति प्रदान की वह कभी समाप्त नहीं होगी। तो साथ ही कभी समाप्त न होने वाली संपत्ति प्रदान की। इसका कारण यह था, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों दिया। तो इसका कारण यह था कि विभीषण ने राक्षसी वृत्ति को त्याग कर
इसका कारण यह था कि विभीषण ने राक्षसी वृत्ति को त्याग कर राम की शरण ले ली थी। फिर से एक बार ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन है, विभीषण को संकोच पूर्वक राम ने क्या और क्यों दी? तो लिखेंगे कि राम ने विभीषण को अत्यंत संकोच पूर्वक रावण की मृत्यु के बाद लंका का अधिपति बना दिया, साथ ही कभी न समाप्त होने वाली संपत्ति प्रदान की, यानी ऐसी संपत्ति प्रदान की जो कभी समाप्त नहीं हो सकती थी। इसका कारण यह था कि विभीषण ने राक्षसी वृत्ति का त्याग करके राम की शरण ले ली थी। इसका कारण यह था कि विभीषण ने राक्षसी वृत्ति को यानी प्रवृत्ति को, स्वभाव को त्याग कर राम की शरण ले ली थी। क्वेश्चन में जैसे जो पूछता है उसी तरीके से आप जब जवाब देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। अब ये सबको ये समझ में आ गया होगा कि विभीषण ने संकोचपूर्वक विभीषण को राम ने संकोचपूर्वक क्या और क्यों दी? तो राम ने विभीषण को संकोचपूर्वक रावण की मृत्यु के बाद लंका का अधिपति बनाया और विभीषण को कभी न समाप्त होने वाली संपत्ति प्रदान की। कारण कि विभीषण राक्षसी वृत्ति को त्याग कर राम की शरण ले ली थी। आगे समझ में। अब देखिए तीसरा प्रश्न, सूरदास का परिचय दीजिए। ये किस लेसन से है? सूर के पद से। सूरदास का परिचय दीजिए। अब देखो ये आप बहुत बार पढ़े हैं, तो हिंदी की, इसका आंसर होगा हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में, हिंदी के कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम अग्रगण्य है। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम अग्रगण्य है। उनका जन्म कब हुआ था? 1478, 1478। उनका जन्म कब हुआ था? 1478 यानी 1478 में मथुरा के निकट उनका जन्म 1478 में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका, पहले रुनकता कहा गया फिर उसका नाम बदलते बदलते रेणुका हो गया, निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। उनका जन्म मथुरा के रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। कुछ लोगों का विचार है, सारे लोगों का नहीं, कुछ लोगों का विचार है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, यानी उनको जन्मांध कहते हैं। तो ये सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनके गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो इनके गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनका निधन कहाँ हुआ? तो इनका निधन पारसौली, कहाँ हुआ? पारसौली में सन 1583 में माना जाता है। एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन माना जाता है। इनका निधन पारसौली में सन 1583 1583 में माना जाता है। बस इतना ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि कैसे लिखना है। तो हिंदी, ये सूरदास का परिचय दीजिए। तो लिखेंगे हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम अग्रगण्य है। इनका जन्म सन 1478 यानी 1478 में मथुरा के रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। जन्म और मृत्यु दोनों एग्जैक्ट पता नहीं, माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, यानी जन्मांध थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु थे।
इनका निधन पारसौली में सन 1583 1583 में माना जाता है। यानी जन्म है 1478 1478 और मृत्यु है 1583 1583 में माना गया है। अब कुछ इसमें और जोड़ेंगे कि सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की बाल लीलाओं तथा अन्य लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है। सूरदास जी अपनी रचनाओं में बाल लीलाओं तथा अन्य लीलाओं का अद्भुत रचना किया है। इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। किस भाषा में लिखी हैं? तो इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। सूर सागर इनकी प्रमुख रचना है। इनकी प्रमुख रचना कौन है? सूर सागर इनकी प्रमुख रचना है। अब ये समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, मेघ को किस रूप में चित्रित किया गया है? मेघ को किस रूप में चित्रित किया गया है? बादलों का पेड़ और नदी ने किस प्रकार स्वागत किया? ये 3 नंबर का क्वेश्चन। देखो इसमें जो 4 प्रश्न आएगा, पहला दूसरा 2-2 नंबर का रहेगा और तीसरा चौथा 3-3 नंबर का रहेगा। जैसे पहले रहता था, लेकिन पहले एक ही लेसन से रहता था ये 4, लेकिन अब ये 4 लेसन से रहेगा। तो पहला दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वह 2 लेसन का रहेगा और तीसरा चौथा जो रहेगा वह 3-3 लेसन का रहेगा, वो 3-3 नंबर का रहेगा, सॉरी। अब है मेघ को किस रूप में चित्रित किया गया है? मेघ को किस रूप में चित्रित किया गया है? फिर उसमें एक और क्वेश्चन है, बादलों का पेड़ और नदी ने किस प्रकार से स्वागत किया? तो मेघ को पाहुन यानी मेहमान अर्थात गांव के दामाद के रूप में चित्रित किया गया है। मेघ को पाहुन ब्रैकेट में लिखेंगे, मेहमान अर्थात गांव के दामाद के रूप में चित्रित किया गया है। अब क्वेश्चन है कि बादलों का पेड़ और नदी के साथ किस प्रकार का है? तो पेड़ों ने हवा के झोंकों के प्रभाव से, पेड़ों ने हवा के झोंकों के प्रभाव से झुक झुक कर बादलों को नमस्कार किया। पेड़ों ने हवा के प्रभाव से झुक झुक कर बादलों का नमस्कार किया तथा नदी एकाएक ठिठक कर यानी रुक कर तथा नदी एकाएक रुक कर अपनी तिरछी नजरों से बादलों को देखने लगी तथा नदी एकाएक रुक कर तिरछी नजरों से बादलों को देखने लगी और मदमस्त होकर बहने लगी। देखने लगी और उसके बाद मदमस्त होकर बहने लगी। अब आए समझ में? फिर से एक बार सुन लो। पेड़ को पाहुन ब्रैकेट में लिख देंगे मेहमान अर्थात गांव के दामाद के रूप में चित्रित किया गया है। पेड़ों ने हवा के प्रभाव से झुक झुक कर बादलों का नमस्कार किया तथा नदी एकाएक रुक कर अपनी तिरछी नजरों से बादलों को देखने लगी और मदमस्त होकर बहने लगी। अब ये आपका हो गया पद्य से 4 लेसन से 4 प्रश्न। इसी तरीके से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है? तो अच्छी तरह से, अब ये नहीं कि किस लेसन का कौन सा प्रश्न आएगा, लेकिन आपको तो पूरा लेसन तैयार करना है इसी तरीके से। यानी हमने एक मॉडल बताया, फिर हम आपको कुछ और क्वेश्चन बता रही हूँ। तो देखो मॉडल क्या रहेगा कि पहला निबंध रहेगा, पहला क्वेश्चन निबंध, दूसरा पत्र रहेगा, 2 उसमें रहेगा और 2 इसमें रहेगा, एक गद्य से एक पद्य से। गद्य में 4 लेसन से 4 क्वेश्चन, पद्य में 4 लेसन से 4 क्वेश्चन, जो कि 2 ही माना जाएगा, एक में 4 प्रश्न। अब देखो जैसे निबंध तो बहुत सारे हैं, मैं आपके पास जो मॉडल भेजी हूँ वो भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। पुस्तकालय को थोड़ा सा आप अच्छी तरह से तैयार करना। अब देखो फिर हम भेड़ और भेड़िए लेसन से एक क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। बूढ़ा सियार किसकी सहायता कर रहा था और क्यों? उसी लेसन से देखो,
बूढ़ा सियार किसकी सहायता कर रहा था और क्यों? 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। सो हो जाएगा बूढ़ा सियार भेड़िए की सहायता कर रहा था क्योंकि भेड़िए मुसीबत में फंसा हुआ था। सियार भेड़िए की चापलूसी करके अपने भोजन का प्रबंध करना चाहता था। क्यों का आंसर हो गया। तो फिर से एक बार सुन लो, बूढ़ा सियार किसकी सहायता कर रहा था और क्यों? तो बूढ़ा सियार भेड़िए की सहायता कर रहा था क्योंकि भेड़िया मुसीबत में फंसा हुआ था और सियार जो था भेड़िए की चापलूसी करके अपने भोजन का प्रबंध करना चाहता था। इतना ही लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अरुणा ने अपनी सहेली चित्रा को क्या समझाया? ये भी 2 कलाकार से है कि अरुणा ने अपनी सहेली चित्रा को क्या समझाया है। सो आंसर हो जाएगा कि अरुणा ने अपनी सहेली चित्रा को समझाया कि चित्र बनाने के बजाय, आप पढ़े हो बुक में दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि चित्र बनाने के बजाय 2-4 व्यक्तियों की जिंदगी संवार देती, 2-4 व्यक्तियों की जिंदगी संवारने का कार्य करना चाहिए। अरुणा ने चित्रा को समझाया कि चित्र बनाने के बजाय 2-4 लोगों की जिंदगी संवारने का काम करती तो अच्छा होता। वह जानती थी कि चित्रा ऐसा चाहे तो कर सकती थी क्योंकि उसके पास धन संपत्ति और सामर्थ्य का अभाव नहीं था। अरुणा को ऐसा लगा कि चित्रा जो है संपन्न परिवार से थी, तो इसलिए चित्रा ने कहा कि तुम चाहती तो 2-4 चित्र बनाने के बजाय 2-4 लोगों का जीवन संवार देती तो अच्छा होता, क्योंकि वह जानती थी कि चित्रा के लिए यह काम आसान होगा क्योंकि चित्रा समर्थवान है, इसलिए उसके पास धन संपत्ति और सामर्थ्य का अभाव नहीं है, वह यह काम कर सकती है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि तीसरा, ऐसे कौन से कार्य थे जिनसे पता चलता है कि श्रीकंठ सिंह भारतीय सामाजिक प्रथाओं का पूरा सम्मान करते थे? ऐसे कौन से कार्य थे जिनसे पता चलता है कि श्रीकंठ सिंह भारतीय सामाजिक प्रथाओं का पूरा सम्मान करते थे? सो इसका आंसर ध्यान से सुनेंगे कि दशहरे के दिनों में श्रीकंठ सिंह बहुत उत्साह से रामलीला में शामिल होते थे। दशहरे के दिन श्रीकंठ सिंह रामलीला में बड़े ही उमंग के साथ शामिल होते थे और उसमें अभिनय भी करते थे। वे सम्मिलित परिवार के हिमायती थे, संयुक्त परिवार के हिमायती थे। हिमायती मीन्स मानने वाले थे, पक्षधर थे। उन्हें भारतीय प्राचीन सभ्यता का गुणगान करना अच्छा लगता था। उन्हें भारतीय प्राचीन सभ्यता का गुणगान करना अच्छा लगता था। इन कार्यों से पता चलता है कि भारतीय सामाजिक प्रथाओं का वह पूरा सम्मान करते थे। आए समझ में? एक बार फिर से देख लो। दशहरे के दिनों में श्रीकंठ सिंह बहुत उत्साह से रामलीला में शामिल होते थे और अभिनय भी करते थे। वे सम्मिलित परिवार के उपासक थे। उन्हें भारतीय प्राचीन परंपराओं सभ्यता का गुणगान करना अच्छा लगता था। इन कार्यों से पता चलता था कि वे भारतीय सामाजिक प्रथाओं का पूरा सम्मान करते थे। अब आया समझ में? 4th क्वेश्चन है, दुकानें पहले से अधिक खुल गई फिर भी कम क्यों पड़ रही हैं? इस समस्या का क्या हल है? दुकानें पहले से अधिक खुल गई हैं फिर भी कम क्यों पड़ रही हैं, इस समस्या का क्या हल है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। सो दुकानें पहले से अधिक खुल गई हैं फिर भी कम पड़ रही हैं क्योंकि इसकी तुलना में ग्राहकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। दुकानें पहले से अधिक खुल गई हैं किंतु इसकी तुलना ग्राहकों की संख्या इससे 3 गुना अधिक बढ़ गई है। इस समस्या का हल यही है कि लोग तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर लगाम लगाएं। इस समस्या का हल यही है कि लोग बढ़ती हुई जनसंख्या पर लगाम लगाएं और परिवार को सीमित रखने की नीति पर चलें। यानी लोग जनसंख्या कम करने का प्रयास करें, जनसंख्या पर लगाम लगाएं और परिवार को सीमित रखने की नीति पर चलें, तभी इससे निजात पाया जा सकता है। अब देखो, अब ये फिर ये गद्य से आपका 4 लेसन से हो गया। अब हम पद्य से फिर आपको बता रहे हैं।
कवि प्रभु राम का भजन करने पर क्यों बल दे रहे हैं? कवि प्रभु राम का भजन करने पर क्यों बल दे रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कवि प्रभु राम का भजन करने पर बल दे रहे हैं क्योंकि इससे मनुष्य को सब तरह से सभी प्रकार के सुख प्राप्ति हो सकती है। सभी प्रकार के सुख प्राप्ति संभव है। राम सभी कार्यों को पूर्ण करने में सर्वसमर्थ हैं। कवि प्रभु राम का भजन करने पर बल दे रहे हैं क्योंकि इससे मनुष्य को सब तरह का सुख प्राप्त हो सकता है। राम सभी कार्यों को पूर्ण करने में सर्वसमर्थ हैं। अब दूसरा प्रश्न आपका है, माता जसोदा बालक को किस प्रकार संतुष्ट करती है? माता जसोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार से संतुष्ट करती हैं? तो माता जसोदा बालक श्री कृष्ण के कान में कुछ कहती हैं, फिर यह हिदायत भी देती हैं कि वह बड़े भाई बलदेव से यह बात न बताए। फिर हिदायत भी देती हैं कि अपने बड़े भाई बलदेव से यह बात मत बताना। वे बालक को चाँद के समान नई दुल्हन से विवाह कराने की बात कहती हैं। वे बालक श्री कृष्ण से चाँद के समान नई दुल्हन से विवाह कराने की बात करती है, जिसे सुनकर बालक प्रसन्न होता है। फिर से एक बार इसका सुन लो। माता जसोदा बालक के श्री कृष्ण के कान में कुछ कहती हैं, फिर यह भी हिदायत देती है कि वह अपने बारे में अपने बड़े भाई बलराम से कुछ न बताए। वे बालक श्री कृष्ण को चाँद के समान सुंदर नई दुल्हन से विवाह करने की बात कहती हैं, जिसे सुनकर के बालक श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही लिखना है। अब है तीसरा प्रश्न आपका है कि दरवाजे और खिड़कियां क्यों खुलने लगी? मेघ आए कविता के आधार पर बताइए। दरवाजे और खिड़कियां क्यों खुलने लगी? मेघ आए कविता के आधार पर बताइए। तो दरवाजे और खिड़कियां बादल रूपी मेहमान को देखने के लिए खुलने लगी। दरवाजे और खिड़कियां बादल रूपी मेहमान को देखने के लिए खुलने लगे। मेहमान साल भर बाद, कितने समय बाद? तो 1 साल बाद, क्योंकि एक मौसम 1 साल के बाद ही आता है। तो मेहमान साल भर बाद गांव में आए थे, अतः उन्हें देखने के लिए सभी उत्सुक थे। लोग मेघों को ऐसे देखने लगे जैसे गांव में शहर के आए हुए व्यक्ति को मेहमान को लोग देखते हैं। अब कुछ शब्दों का अर्थ लिखने को भी आएगा, जैसे पाहुन, चितवन, अश्रु, जुहार, लोचन, नूतन। पाहुन मीन्स अतिथि और अश्रु मीन्स आंसू, लोचन मीन्स नेत्र, चितवन मीन्स दृष्टि, जुहार मीन्स अभिवादन और नूतन मीन्स नया। ये आपका आज का हो गया। मैं आपको कम से कम 16 प्रश्न का 16 प्रश्न और उसके उत्तर मैं बताई हूँ। इसको अच्छी तरह से एक हिंदी की कॉपी में बहुत ग्रामर में जगह होगा, उसमें आप इसको लिख लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सभी लोग वीडियो को बीच बीच में रोक करके लिखते जाएंगे। थैंक यू। फिर मैं मंडे को इसके आगे बताऊँगी।